नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन हम कैसे करते हैं। जब आपने किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट किया है तो डेफिनेटली उसे डीमॉड्यूलेट भी करना होगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया था। अगेन रिसीवर एंड पे आपको उसे डीमॉड्यूलेट करना होता है, जिससे सिग्नल हायर फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पर आ जाए। तो डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमॉड्यूलेटर्स। इस काम को करने के लिए कई सारे सर्किट्स अपने पास अवेलेबल हैं, कई सारे डिमॉड्यूलेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से जो तीन हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, वन इज द स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, सेकंड इज द एनवेलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर, थर्ड इज सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर। इसमें से जो दो फर्स्ट वाले हैं दैट आर यूजफुल व्हेन म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। जब म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, उस केस में ये दो एप्लीकेबल हैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और एनवेलप डिटेक्टर। लेकिन म्यू जब ग्रेटर देन 1 हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए सिंक्रोनस डिटेक्टर और जिसे हम कोहेरेंट डिटेक्टर भी कहते हैं, ये एप्लीकेबल है। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर है, उसकी कुछ अपनी परेशानियां हैं, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जो एनवेलप डिटेक्टर है दैट इज़ कॉमनली यूज्ड, उसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए हम सारे टेक्निक्स सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, सॉरी स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो स्क्वायर लॉ डिवाइस और एक लो पास फिल्टर। स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर बोल रहे हैं। स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या हो सकती है, जैसे कि डायोड स्क्वायर लॉ डिवाइस हो गई। तो सबसे पहले आपको इसमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसे अप्लाई करना होगा। स्क्वायर लॉ डिवाइस है, उसमें आपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसे अप्लाई किया, और जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट होगा उसे फिर आप लो पास फिल्टर में अप्लाई करेंगे, जिसके बाद आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है। तो वी नो जनरल एक्सप्रेशन फॉर एएम सिग्नल। एएम सिग्नल के लिए आप जानते हैं जनरल एक्सप्रेशन जो होता है, एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है उसका आउटपुट हमने मान लिया कि V1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इंटू जो इनपुट होता था, A1 इंटू इनपुट, यहाँ पर इनपुट हमने क्या दिया है, एस ए एम टी यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो A1 इंटू इनपुट एस ए एम टी प्लस A2 इंटू इनपुट का स्क्वायर, फिर A3 इनपुट का क्यू, इस तरीके से होता था। तो ये हो जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। एस ए एम टी की वैल्यू आपके पास यहाँ अवेलेबल है, आपने उसे पुट कर दिया। तो A1 ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस A2। अब इस वैल्यू को पुट करके इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसे ऐसे ही आप रख देंगे एज इट इज। इसे आपने ओपन कर दिया है, तो ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, इस टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए सी स्क्वायर के एम टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया सिंपली। इसके बाद यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर के टर्म्स हैं बेसिकली, उन्हें आपको फर्दर ओपन करना है। तो पहला वाला टर्म आपने ऐसे ही रख दिया, A1 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है, तो A1 AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस A1 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 AC के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस A2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, A2 AC स्क्वायर। अब जो कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी है, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से आपने इसे ओपन किया, प्लस A2 AC स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर टी इंटू 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2 प्लस इस टर्म के लिए इसे आप ओपन करेंगे, A2 इंटू 2 ए सी स्क्वायर के एम टी 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2। ये आउटपुट हो जाएगा किसके लिए, स्क्वायर लॉ डिवाइस के लिए। तो जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है इसका आउटपुट हमने मान लिया, सपोज दिस इज द V1। तो इस V1 को हमें अप्लाई करना है किसमें, लो पास फिल्टर में। अब लो पास फिल्टर है, सारी फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। जैसे कि मैसेज सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है तो उसे पास करेगा, जो लो पास फिल्टर है।
और हायर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा। तो जब V1 है, जो ये एक्सप्रेशन है, इसे हम लो पास फिल्टर में पास करेंगे। तो जब आप इसे लो पास फिल्टर में पास करेंगे तो कौन कौन से टर्म्स पास होंगे वो देखिए। इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले टर्म में FC प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये टर्म पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो हायर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। इस टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी FC प्रेजेंट है, तो ये हायर टर्म है, यही पास नहीं होगा। इसे फर्दर आप देखें तो यहाँ पर दो टर्म है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो ये टर्म हो जाएगा, एक तो ये टर्म हो जाएगा, और एक इसका मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है वो DC होगा, ये DC वैल्यू होगी। तो A2 कुछ हो गया, AC इसकी अपनी वैल्यू कुछ DC है। तो DC है वो जल्दी कैपेसिटर द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है, कैपेसिटर से ब्लॉक कर देता है एम्पलीफाई की। जब हम बात करते हैं सिग्नल को, जब एम्पलीफाई करते हैं तो उस केस में ये वैल्यू रुक जाएगी। इस वजह से ये भी हम मानते हैं कि ये भी आगे जाके रुक जाएगी, तो अभी इसे मान लेते हैं कि ये भी प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद इसमें FCT प्रेजेंट है, तो ये भी टर्म पास नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें तो इसमें M²T, M का टर्म अवेलेबल है। फर्स्ट वाले से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं, ये पर्टिकुलर टर्म, ये जो टर्म है, इसमें मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये पास होगा। यहाँ FCT फिर इसका दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, FCT ये भी रुक जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप देखें तो यहाँ MD प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला टर्म जो इसका है, द फर्स्ट टर्म, दिस वन विल पास, और सेकेंड टर्म में ये ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ दो टर्म पास होंगे। क्लियर है? तो दो टर्म को पास करेंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं, लो पास फिल्टर आउटपुट इज इक्वल टू A2 AC² K² M² T/2। तो इसमें जो देखिए पहला टर्म है AC² A2 AC² K² MT/2, वही लिखा है हमने, ठीक है। और दूसरा टर्म जो सेकंड टर्म आ रहा था उसे हमने लिखा है। क्लियर है? तो दो टर्म से पास होंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है बेसिकली, जो M² है, मैसेज सिग्नल को स्क्वायर कर दिया है, ये वाला टर्म है बेसिकली, ये नॉइस की तरह ट्रीट करेगा। और यहाँ पर सिंपली मैसेज अवेलेबल है, दैट इज द डिजायर्ड सिग्नल, तो ये सिग्नल होगा। तो एक नॉइस हो गया और एक सिग्नल हो गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि सिग्नल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, नॉइस है वो कमजोर होनी चाहिए। हम कह सकते हैं इफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो is greater than 1, then MT can be completely reconstructed। जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में हम MT को आसानी से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो लेस देन 1 होता है, उस केस में MT कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिकंस्ट्रक्टेड। MT को हम पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो 1 से कम है। तो फ्रॉम आवर इक्वेशन, जो ऊपर वाली ये इक्वेशन है, इससे आप लिख सकते हैं सिग्नल टू नॉइस, हमने कहा ये सिग्नल है और इसे नॉइस कहा है, तो सिग्नल अपॉन नॉइस हमने किया है, तो A2 AC² KMT उसे ऊपर रखा अपॉन दिस वन। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये 2 अपॉन KAMT, क्योंकि A2 कट जाएगा, AC² कट गया, KA से यहाँ पर एक A कट जाएगा और MT से एक MT कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन KAMT ये मिलेगा आपको। ठीक है। फॉर MT इज इक्वल टू, हमने मैसेज सिग्नल को मान लिया कि ये कोसाइन सिग्नल है, AM cos 2π FMT, अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हो जाएगा 2 अपॉन KA AM cos 2π FMT। और KA AM को आप जानते हैं किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर, जो मॉडुलेशन इंडेक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन म्यू cos 2π FMT। अगर मैं मान लेता हूँ कि cos 2π FMT की वैल्यू 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इक्वल टू 2 अपॉन म्यू। तो बेसिकली ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इक्वल टू 2 अपॉन म्यू। तो आप कह सकते हैं कि म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अगर म्यू ज़्यादा होगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम होगा, और म्यू कम होगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा होगा। और म्यू इज द मॉडुलेशन इंडेक्स, बेसिकली वो मॉडुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो शुड बी हाई फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन।
तो परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए SNR जो होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो वो हाई होना चाहिए। दैट मीन्स म्यू शुड बी वेरी लो। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू कम होना चाहिए। तो अगर कोई हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चाह रहे हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो 10 होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत कम ही लेके चलना सिग्नल टू नॉइस रेशियो, उसी पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने मान लिया कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो 10 होना चाहिए। तो इसे 10 करने के लिए आप यहाँ से देखें, अगर ये आपको 10 करना है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू उधर पहुँचाएंगे, इसे नीचे लाएंगे तो म्यू शुड बी 0.2 होना चाहिए। जब आप इसे इफिशियंसी के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो म्यू स्क्वायर 2 प्लस म्यू स्क्वायर, तो इससे वैल्यू आती है दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल 2%। तो 2% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जो साइड वेंड पावर है वो 2% है और 98% पावर है वो कैरियर में जा रही है वेस्टेड, 98% पावर वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने सिग्नल टू नॉइस रेशियो 10 चाहा था, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है कि और ज़्यादा होना चाहिए। जब ये और ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये पावर और कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 99% तक पावर वेस्ट हो रही है। तो इफ म्यू इज लो इफिशियंसी विल बी वेरी लो, आप देख सकते हैं। लेकिन फॉर इफिशियंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन ईटा शुड बी हाई। अगर एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आप चाहते हैं साइड वेंड में ज़्यादा पावर जाए, तो उसके लिए इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। सो दैट स्क्वेयर लॉ डिमोडुलेटर इज नॉट प्रेफर्ड फॉर AM डिमोडुलेशन। तो इसीलिए जो स्क्वेयर लॉ डिमोडुलेटर है उसे हम प्रेफर नहीं करते हैं फॉर द डिमोडुलेशन ऑफ AM सिग्नल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो पा रहा होगा, इस रिलेशन से क्लियर हो पा रहा होगा कि किस वजह से हम इस पर्टिकुलर डिमोडुलेटर को प्रेफर नहीं करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।